जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध तथा फलन रिलेशन एंड फंक्शंस के 7th लेक्चर के साथ आज हम लोग मौजूद हैं और आज हम लोग न्यू बैच 2023 टू 2024 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे क्लास 12 का। और आपको ये भी बता देते हैं, हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपका भी भविष्य सिक्योर हो और आपकी जो लाइफ है वो शानदार हो, तो इसके लिए आपको महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञ हैं। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, किसी भी सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं ये वाराणसी के अपने आप में जाने माने विशेषज्ञ लोग हैं। इसलिए आप तत्काल यहां प्रवेश ले लें। और चलिए मैं शुरू करता हूं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए उदाहरण कहा जा रहा है। उदाहरण देने के लिए ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि उदाहरण एक नहीं होता है, उदाहरण तो ढेर सारे होते हैं। आप कोई जरूरी नहीं कि जो उदाहरण हम देते हैं वही उदाहरण आप भी देंगे, कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। तो देखिए ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो। ध्यान देना है कि क्या क्या आपको दर्शाना है। सममित हो, सममित के लिए कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से होगा तो सममित होगा। और स्वतुल्य के लिए क्या होगा, जो संबंध पहले का पहले से वही संबंध हो। और संक्रामक में क्या होता है, जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से, और फिर वही संबंध अगर पहले से तीसरे का हो जाए तो संबंध जो होता है ये संक्रामक हो जाता है। तो अब हम लोगों को देखना है, एक काम करते हैं हम लोग, जब उदाहरण लेना है तो हम पहले एक समुच्चय कोई ले लेते हैं, कोई एक समुच्चय ले लेते हैं। और समुच्चय में जो अवयव है 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम ले रहे हैं वही आप लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको एक ऐसा संबंध बताना है जो सममित है, स्वतुल्य न हो, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए हम उदाहरण दे रहे हैं। तो उदाहरण में हम एक ऐसा रिलेशन ले रहे हैं, देखिए कि यहां पर सपोज कीजिए एक संबंध 1-2 है और दूसरा जो संबंध है 2-1 है। और फिर एक संबंध जो है 1-3 है और एक संबंध हम दे सकते हैं 3-1 है। अब जरा देखिए, तो ये उदाहरण हमने अपने मन से लिया है, आप भी अपने मन से उदाहरण ले सकते हैं। आप देखिए कि ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य तब होता जब इसमें 1-1 होता, 1-1 कहीं नहीं है, 2-2 होता, 2-2 कहीं नहीं है, 3-3 होता, 3-3 भी कहीं नहीं है। इसका मतलब कि स्वतुल्य नहीं है। लेकिन सममित देखिए, सममित में क्या है, अगर 1-2 है तो 2-1 भी है, यानी जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से है। और फिर यहाँ 1-3 है, पहले का तीसरे से संबंध है, तो फिर तीसरे का यानी 1 का 3 से संबंध है तो 3 का 1 से संबंध है। तो ये सममित तो हो जाएगा, लेकिन संक्रामक देखिए हो रहा है। 1-2 है तो कहीं 2-3 भी है, कहीं नहीं है। 1-2 है तो 2-3 होना चाहिए और फिर जाके 1-3 होना चाहिए। तो 1-2 है, 1-3 है, लेकिन 2-3 कहीं नहीं है। तो यह एक ऐसा उदाहरण हो गया जो सममित है,
परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो इस हिसाब से आपको जो है अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके बाद इसका सेकंड देखा जाए कि सेकंड में क्या कहा जा रहा है। तो सेकंड में कहा जा रहा है संक्रामक हो, संक्रामक होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए संक्रामक होगा तो संक्रामक होगा तो 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 हो जाएगा। आप देखिए स्वतुल्य है, स्वतुल्य तब होगा जब 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि स्वतुल्य नहीं है। लेकिन सममित में देखें, सममित में अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 नहीं है। अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। इसका मतलब कि ये सममित भी नहीं है। लेकिन संक्रामक 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, इसलिए संक्रामक हो गया। तो यह संबंध जो है यह संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं है। इसी तरह के एग्जाम्पल आपको देने हैं। अब अगर हम थर्ड पर आते हैं तो थर्ड में देखिए क्या कहा जा रहा है। थर्ड में हमको एक एग्जाम्पल लेना है, क्या? स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक न हो। तो स्वतुल्य और सममित हो तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं, 3 3 ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ 1 2 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं, फिर हम 1 3 ले लेते हैं, 3 1 ले लेते हैं, और फिर इसके बाद देखें 2 3 ले लेते हैं, और फिर हम 1 3। अच्छा 1 3 तो एक जगह ही है। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा था, स्वतुल्य तथा, थर्ड बता रहे हैं, रुक जाइए, स्वतुल्य तथा सममित होना चाहिए। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य कब होगा? जब 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। तो ये स्वतुल्य हो गया। अब सममित, सममित का 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है। तो इसका मतलब कि सममित भी हो गया। संक्रामक नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो संक्रामक का मतलब अगर 1 2 है तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 नहीं है। 1 3 है लेकिन 2 3 नहीं। अगर 2 3 हो जाता तो संक्रामक हो जाता। तो इस प्रकार यह हम लोग एक उदाहरण दे दिए जो स्वतुल्य तथा सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वही आप देंगे, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बस ये कंडीशन जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जो कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर और देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। स्वतुल्य और संक्रामक हो परंतु सममित न हो। सममित नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। देखिए तो क्या किया जाए, 1 1 कर दें, 2 2 कर दें, 3 3 कर दें, तो ये जो है स्वतुल्य हो गया। और फिर संक्रामक भी होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए देखिए 1 2 2 3 1 3। तो अब देखिए आप जरा ये एग्जाम्पल आप देखिए स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य है क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, स्वतुल्य है। सममित है 1 2, देखिए 1 2 है तो 2 1 नहीं है कहीं, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। अगर ऐसा होता तो सममित हो जाता, सममित नहीं है। संक्रामक में देखिए क्या है, संक्रामक में
1 2 है, 2 3 भी है, 1 3 भी है, तो संक्रामक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसा उदाहरण हुआ जो स्वतुल्य तथा संक्रामक होगा लेकिन सम्मित नहीं होगा। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोगों को लेना है, फिफ्थ। देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, तो जैसा दिया होगा उसी के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। सममित तथा संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या किया जाए, 1 2 कर दीजिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, 1 2 कर दीजिए। तो पहले हम ऐसा करते हैं ना, पहले देखिए 1 1 कर देते हैं, 2 2 कर देते हैं, 3 3 कर देते हैं, और इसके बाद फिर तो इस तरह से हो गया, तो ये स्वतुल्य हो गया। अच्छा, स्वतुल्य नहीं करना है, स्वतुल्य नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ करके सब होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। तो सम्मित में देखिए अगर 1 2 है तो 2 1 होगा, 1 3 है तो 3 1 होगा, और 3 1 होगा, और इसी में जो है 2 3 भी होना चाहिए। अब जरा देख लीजिए कि हम लोग का एग्जाम्पल सही है कि नहीं है, नहीं होगा तो सुधार कर लिया जाएगा इसमें। तो सम्मित देखिए, सम्मित है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 1 2 है, 1 3 है तो 3 1 है, और अगर 2 3 है तो इसमें हम 3 1 भी जोड़ देंगे, सॉरी 2 3 है तो 3 2 हम जोड़ देंगे। तो अब देखिए ये क्या है, सम्मित हो गया, ये सम्मित हो गया। 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो ये जो है सम्मित भी हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि संक्रामक है, अगर 1 2 है तो 2 3 होना चाहिए, और फिर 1 3 भी होना चाहिए, तो सब है, ये हो गया संक्रामक। लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए मतलब क्या, 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार ये जो फिफ्थ एग्जाम्पल था, ये फिफ्थ एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और देखें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया गया है, पहले पढ़ा जाए। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, किसी समतल में ढेर सारे बिंदु स्थित हैं और उन बिंदुओं का समुच्चय, देखिए आर के लिए दिया हुआ है समुच्चय, और यहाँ पर रिलेशन है, आर संबंध है। संबंध में क्या दिया है, PQ, यहाँ दिया है PQ सच दैट, जरा ध्यान समझ लीजिए, इसको हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो ज़्यादा जगह कवर हो जाएगा। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, देखिए कोई मूल बिंदु का निर्देशांक आपको मालूम है 0 0 होता है, तो कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी और इसी मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी, ये दूरियां आपस में समान है। समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई समुच्चय है और समुच्चय में कोई संबंध है। कैसा संबंध है, तो संबंध में 2 पॉइंट P और Q दिए गए हैं, और P और Q की स्पेशलिटी क्या है, मूल बिंदु से जितनी दूरी P की है, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी Q की है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये आपको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। अब जरा आप ध्यान समझिए, मूल बिंदु O है, तो अगर O से P की दूरी निकाली जाए, स्वतुल्य का मतलब अपने जैसा है, तो O से P की जो दूरी होगी वो O से P की दूरी के बराबर हो जाएगी।
मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी और उसी मूल बिंदु से P की दूरी बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्वतुल्य स्वतुल्य कोई भी दूरी अपनी दूरी के बराबर होता है। तो जब कोई भी दूरी अपनी दूरी के बराबर होता है तो संबंध स्वतुल्य होगा। आप थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे, ये संबंध जो होगा स्वतुल्य है। अब इसके बाद सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड जो होगा वह होगा सममित के लिए। जरा देखें सममित के लिए क्या है, तो सममित में दो बिंदु लेते हैं। जरा देखिए आप, अगर एक दूरी OP है और दूसरी दूरी OQ, तो अब देखिए अगर OP दूरी OQ के बराबर हो जाए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी, दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो अगर OP OQ के बराबर है तो OQ जो है यह OP के बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा ना, क्योंकि पहली रेखा जब दूसरी रेखा के बराबर तो दूसरी रेखा पहली रेखा के बराबर हो जाएगी। इसलिए संबंध सममित है, ये सममित हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा आप डिटेल में लिख करके बताएंगे, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे थर्ड पर, और थर्ड पर हम संक्रामक संबंध देखेंगे। अब समझ लीजिए आप, संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं। संक्रामक में आप जानते हैं कि तीन रेखाओं की जरूरत पड़ती है। सपोज कीजिए एक हमने OP लिया, एक OQ और एक अपने मन से हम OR ले लिए हैं, OR। तो अब देखिए क्या है, अगर OP OQ के बराबर है, तो प्रश्न में तो दिया है कि OP OQ के बराबर है। हम मान लेते हैं कि OP OQ OR बराबर है। तो अगर OP OQ के बराबर है, यानी पहला दूसरे के बराबर है, प्रश्न में कहा है कि पहला दूसरे के बराबर है, तो अगर पहला दूसरे के बराबर है और अगर हम दूसरे को तीसरे के बराबर कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि OQ जो है OR के बराबर है, क्योंकि OR हमने अपने मन से माना है। तो अब अगर OQ OR के बराबर हो जाए, जरा ध्यान दीजिए, अगर OP OQ के बराबर हो गया और OQ OR के बराबर हो गया, तो पहला वाला तीसरे के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो ये हो जाएगा OP = OR। अब कह देंगे कि यह संबंध संक्रामक है। और फिर अब ध्यान पूर्वक देखें, अब कह दिया जाएगा, लास्ट में हम कह देंगे कि अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। अब देखिए कि आगे क्या कहा जा रहा है इसमें। अब आगे ये कहा जा रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P ≠ 0 0। मतलब यह P कहीं भी हो सकता है, लेकिन मूल बिंदु पर नहीं हो सकता। मूल बिंदु का ही निर्देशांक 0 0 होता है। तो यहां कहा जा रहा है कि P ≠ 0 से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त से होकर के जाता है, जिसका केंद्र मूल बिंदु से होकर जा रहा हो, जिसका केंद्र जो होगा मूल बिंदु होगा। अब जरा देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि OP OQ और OR आपस में बराबर है। तो कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इन बिंदुओं का जो समुच्चय होगा, इन बिंदुओं से हो करके जब हम जाएंगे तो वृत्त का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की ये विशेषता होती है कि अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है तो यह वृत्त की OP वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, OQ वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, OR वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अगर कोई और हम बिंदु मान लें तो वो भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त की ये विशेषता होती है कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अतः सिद्ध होता है कि P Q R और जितने भी बिंदु होंगे
अगर इन सभी बिंदुओं को हम मिला दें तो सभी बिंदुओं को मिलाने से जिस समुच्चय का निर्माण होगा वह समुच्चय वृत्त को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको कंप्लीट होता है और आप सबको क्लियर हो गया है ना? यस सर। और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा जो पहला चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये मॉडर्न अलजेब्रा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। और इसके बाद जो चैप्टर है वो काफ़ी इजी चैप्टर है। तो इस प्रकार जो है हम फिर से आपको बता देते हैं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी बैच जो है प्रारंभ हो गए हैं और यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, सोशल के हों, बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, हर सब्जेक्ट के जो सर लोग होते हैं यहाँ, और ये सब आपस में सब स्पेशलिस्ट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में हर सब्जेक्ट के आप बहुत बड़े विद्वान बने तो आप तुरंत महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें और एडमिशन तत्काल ले लें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.